जिस दिन संस्कृति की क्लास स्कूल में चलेगी, आप बच्चों को थिरकना और मटकना तो सिखा देंगे, लेकिन भाव उनके अंदर पैदा नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड के संदर्भ में क्या आपको ऐसा लगता है कि गढ़वाल और कुमाऊं के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं और शायद जौनसार के बारे में कम? जौनसार को मतलब जो कुछ मिलना चाहिए था प्रोत्साहन के लिए वो नहीं मिल पाया। कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे बेटी बेटी बचाओ। नोड़ी चक्रापुरी मासू को थानो खत उपले गांव की तेवा ढालो सलामो। जो हमारे लोक संस्कृति के स्टेप है, जैसा आपने कहा कि थड़िया है, चौपला है, हमारा जेता है, रासो है, तांदी है, नाटी है, ये सब के सब कहाँ स्कूलों में सिखाते थे? ये सब ने गांव में ही तो सीखे पीढ़ी दर पीढ़ी। जब तक गांव के आंगन में लोक संस्कृति नहीं आएगी तो अमुक समाज, वो वाला समाज मैं समझता हूँ कि वो संस्कृति पे ज़्यादा भरोसा न करें। वो पांडवों को अवतरित करते थे, देवताओं को भोग लगाते हुए वो ताल बजाते थे, तो लेकिन औरों को तो नहीं आता था ना वो। तो एक और कोट है और वो है गांव की महिला। यहाँ तक कि अगर वो कोई मतलब मारने मरने वाली भी बात है तब भी उसका न्याय उसी दिन हो जाएगा। आंसू देवता के नाम पे शपथ खानी हो, कसम खानी हो, आदमी का वंश खत्म हो जाए लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगा। कि मैंने अपने उन लोक कलाकारों की वो दशा देखी है, उनका वो कष्ट देखा है कि मतलब नींद नहीं आती थी रात को। उसमें मेरी जो माँ है तो उनको अपने जीवन यापन के लिए एक खच्चर दी गई, लेकिन ये बात है जरूर कि पांडव वहाँ आए हैं और मासू देवता का जो मंदिर है हमारा आज भी, वो भी पांडव निर्मित है। तो जौनसार के लोगों में या आम लोगों में भी ये मान्यता है कि जैसे द्रौपदी और पांडवों के संबंध थे, वो ऐसे ही संबंध आज भी रमसार में होते हैं, उसी प्रकार की शादी होती है। कि आप अपनी मानसिकता सुधारिए। तो हम लोगों को ये कहा गया कि जौनसार में जादू टोना है, वहाँ जो है खाडू बना देते हैं, वहाँ जो है किसी को वशीकरण कर देते हैं। मासू देवता हैं कौन? हाँ, मासू देवता जहाँ नदियों की बहती धार है, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जहाँ देवों का वास है, यही तो है अपना उत्तराखंड, जो हमारे लिए सबसे खास है और उतने ही खास है यहाँ के लोग और यहाँ का लोग। नमस्कार, सिमन्या सेवा सौली, मेरो नौचे प्रज्ञा थपलियाल और आप सभी को हार्दिक स्वागत व अभिनंदन चार देवस्थली का ये खास कार्यक्रम में। उदंकार पहाड़ों की गहरी गूंज, Udankar, the deep echo of the hills, a series proudly presented by Team Devasthali, dedicated to Himalayan art, life and culture. आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी माटी के सच्चे पुजारी हैं, जिन्होंने बचपन में जो सुर सुने अपना पूरा जीवन उन्हीं सुरों को संजोने में लगा दिया। लगभग 40 साल तक उत्तराखंड की संस्कृति की मशाल जलाए रखी और देश विदेशों में उसे खूब प्रचार और प्रसारित किया। बराक ओबामा से लेकर राष्ट्रपति तक साहित्य, संगीत और संस्कृति जैसे इनकी जीवन साधना हो। उत्तराखंड के लाल जौनसार के संगीत जनक मैं डॉक्टर नंदलाल भारती जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। प्रज्ञा जी बहुत बहुत नमस्कार, सबको प्रणाम। मेरी आपसे मुलाकात एक साहित्य के कार्यक्रम में हुई थी और मुझे आज भी याद है, वहाँ पर आपने संस्कृति की बहुत सुंदर व्याख्या दी थी। आपने कहा था कि जब आप किसी का छीन कर खाएं तो वो विकृति होती है, जब आप अपने हिस्से का खाएं वो प्रकृति, और जब आप अपने हिस्से का भी किसी और को दे वो संस्कृति होती। बिल्कुल। तो ये वाक्या, ये संस्कृति का बीज, ये समझ आपके अंदर किसने बोया? और ये जो व्याख्या है आपकी, इसको आप अगर थोड़ा सरल शब्दों में समझा पाए तो। धन्यवाद प्रज्ञा जी। मैं जौनसार से आता हूँ। जौनसार एक उत्तराखंड का जनजाति क्षेत्र है। 5 जनजातियाँ हमारी पूरे उत्तराखंड में है और लोक संस्कृति के लिए आज भी जो गांव के आंगन में काबिज है, जहाँ पर लोक संस्कृति के वो मानवीय मूल्य आज भी उस आंगन में खिलते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि मेरा जन्म जौनसार में हुआ है। संस्कृति में ये मान के चलता हूँ और ये सच्चाई भी है कि लोक संस्कृति अमुक समाज का, अमुक व्यक्ति का परिचय है।
क्योंकि जो व्यक्ति जिस माहौल में जन्मेगा, पनपेगा, खेलेगा, कूदेगा, अपना जीवन आगे बढ़ाएगा, स्वाभाविक सी बात है कि वो संस्कार उसके अंदर आएंगे। जौनसार एक जनजाति समूह है जहाँ पे संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये बहुत प्रमुखता से रहा है, जहाँ पर सहकारिता की भावना आज भी, आज के इस पश्चिमी संस्कृति के माहौल में भी कूट कूट के भरी है। लोक संस्कृति, जबकि आज पूरा देश पश्चिम की तरफ भाग रहा है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे लोक कलाओं के जो प्रारूप हैं, लोक कला के जो रूप हैं, लोक कला के जो प्रकार हैं, लोक कलाकार की जो विधाएं हैं, वो बहुत सारी विलुप्त हो गई है। ये खेत का विषय है, क्योंकि हम लोग हिमालय के आसपास बसते हैं, रहते हैं। कबीले प्रथा में हमारा जीवन गुजरता है। हम लोग कबीलाई प्रथा में, पारिवारिक व्यवस्था में, एक सामूहिक परिवार में जब जीते हैं तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी पाठशाला कोई है ही नहीं। और गांव का जो आंगन है उससे बड़ी प्रयोगशाला वो हमारा पूरा एक अनुसंधान केंद्र है, जहाँ पर तोतली जुबान से बच्चा जब पहली बार चलने के काबिल होता है तो लड़खड़ाते कदमों से वो गांव के सामूहिक आंगन में पहुंचता है। और अपने उसी लड़खड़ाते कदमों से वो जब 200-250 अपने बुजुर्गों की गीतों की तांद को देखता है, लाइन को देखता है, कतार को देखता है, तो वो भी हाथ पकड़ के चैन बना के पीछे खड़ा हो जाता है और अपने उल्टे सीधे पांव से वो लोक संस्कृति की जो हमारी प्रारंभिक पाठशाला है उसमें वो प्रवेश करता है। और वहीं पर वो अपनी उस जुबान से, जो जुबान भी हिलती डुलती जुबान है, उस जुबान से वो लोकगीत गाता है, जिस लोकगीतों को पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा समाज गाते हुए आ रहा है। एक अच्छी बात है कि गांव के आंगन से जब वो फिर घर में वापस आता है तो वहाँ पर दादा भी है, दादी भी है। हमारे यहाँ उसको नाना नानी बोलते हैं, बड़े भाई को हम दादा बोलते हैं। तो एक मैं स्वयं आज आपके इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि 43 लोगों के संयुक्त परिवार में मैं आज भी रहता हूँ। तो वहाँ पर हमारी हर गतिविधियाँ, ये समझे कि क्योंकि हम हर भाषा को, हर अपने पहलू को, लोक संस्कृति के हर आयाम को, अच्छे बुरे स्वभाव को, कार्य की प्रणाली, कार्य की जो शैली, हमारी कृषि प्रधान हमारा क्षेत्र है, पशुपालन हमारा मुख्य व्यवसाय है, तो ये सब कुछ हम जब उस माहौल में रहते हैं तब मैंने कहा था कि शायद हम लोग वहाँ से ये लोक संस्कृति की परिभाषा सीख पाए कि जब हम किसी का हड़प के, लपोट के, मतलब पाप के तरीके से इकट्ठा करें तो वो एक प्रकार से विकृति है। और जब हम मिल बांट के खाते हैं, अपने हिस्से का भी किसी औरों को देते हैं, तो वो संस्कृति है। और जो कुछ मिल जाए जहाँ पर जैसा है वो फिर प्रकृति है। तो ये सब कुछ इंसान के ही कुछ गुण है। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी जो जनजाति संस्कृति और प्रकृति के बहुत नज़दीक है, और सब मानते हैं कि प्रकृति के नज़दीक जो भी व्यक्ति रहेगा वो अपने दायरे में रहता है। जैसे पशु पक्षी हैं, वो कभी भी अपने व्यवसाय को, अपने कार्यों को, अपने स्वभाव को नहीं तोड़ते, समय पे जागते हैं, समय पे सोते हैं। तो ये हमारा था और इसी माहौल से मैं आया हूँ। हालांकि आज के पश्चिमी दौड़ में हम लोगों को ये भी अच्छा शायद नहीं मानते होंगे कि ये गांव में है, हम कहाँ पहुँच गए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि गांव हमारा मूल है, और अगर मूल हम लोगों ने खो दिया तो फूल या फल की आशा करना बेईमानी होगी। जी। जो पहाड़ी वाद्य यंत्र हैं, या जैसे आपने भी बोला रासो तांदी, ये एक पहाड़ी बच्चे के जीवन में बचपन से रहते हैं जी। पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इनके साथ, इन मूल्यों को अपने साथ ताउम्र रखते हैं या हमेशा रखी। तो आपको ये रास्ता कब लगा कि मुझे लोक संगीत, लोक संस्कृति, साहित्य पे ही अपना जीवन अब आगे लेके चलना है? देखिए, ये लोक संस्कृति परिवर्तनशील है, कोई इसको एक जगह जाम कर नहीं सकता। ये समय के साथ बदलती रहती है और समय के साथ ही इंसान अपने कार्यों को नया रूप देता है। उसको हम लोग तरक्की मानते हैं। आज हम लोगों ने भौतिक तरक्की बहुत कर दी। भौतिक तरक्की, हमारे शायद कपड़े अच्छे हो गए, हमारे मकानों का डिजाइन अच्छा हो गया, हमारा खान पान थोड़ा अच्छा हो गया, हम लोगों का आने जाने की व्यवस्था थोड़ी सुलभ हो गई। लेकिन
जो हमारे अपने संस्कृति का जीवन जीने का जो हमारा अपना एक माहौल है, उसके अलावा कोई दूसरा अच्छा रास्ता हो नहीं सकता। हमारे पूर्वजों ने हमको जो लोक संस्कृति दी है, जब हम ये देखते हैं कि वो मतलब हमारे लोक कलाकार आज जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे इतिहास को जिंदा रखा। जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर में मेरे हिसाब से पिछले 20 सालों तक भी कोई लिखित दस्तावेज था नहीं, कोई इतिहास कलमबद्ध किया नहीं था। जितना भी कुछ हमारे पास था वो गीतों के माध्यम से आ रहा था। हम लोगों के यहाँ हम लोग आध्यात्मिक तौर पे देवी देवताओं का पूजन करते हैं और शायद जौनसार बावर में 39 खतें हैं जिसको पट्टिया बोलते हैं, और एक एक खत पट्टी में 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 गांव भी हैं, तो 39 खतें हैं और 358 के करीब 358 के करीब राजस्व गांव है और 100 के आसपास हमारे मजरे हैं जो रेवेन्यू विलेज नहीं है। तो इतने लोगों का ये एक हमारा समूह है और ये सब हम अपने लोक संस्कृति के दायरे में बंधे हुए हैं। कितनी अच्छी बात है कि जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र में ये रिवाज है कि जिस दिन खिचड़ी बननी है, पूरे जौनसार बावर में हर परिवार में खिचड़ी बनेगी। जिस दिन वहाँ पे, ये तो पूरे गढ़वाल में भी है, घी संग्रांद है, उस दिन घी के साथ का ही भोजन बनेगा। बाकी हमारे उल्लुए हैं, पिनुए हैं, हलवा है, खीर है, तमाम। और हम लोग क्योंकि जब जाड़े के मौसम में हिमालयन क्षेत्र में रहते हैं, 2 महीने हम लोग बर्फ़ में रहते हैं, पूरे साल भर काम करते हैं, तो कुछ हम लोगों के यहाँ मतलब ये मांस वगैरह जंगली जानवरों का वगैरह ये भी रहता है। तो इसको भी सब लोग जिस दिन एक ही दिन उसको खाते हैं, वो दिन निश्चित है, वो समय निश्चित है और नाच खेल के भी समय निश्चित है। जब हम लोग देखेंगे कि हम लोग खेती से थोड़ा अलग हो गया, निजात हो गया, थोड़ा फुर्सत है, तो पूरे का पूरा गांव, मतलब ये समझो आप जनवरी फरवरी 11 जनवरी को हमारा माघ त्यौहार शुरू होता है और 1 महीने तक चलता है। उस समय हम कोई भी कृषि का काम नहीं करते, लेकिन अनिवार्यता ये है कि हम अपने हर परिचित के घर जाएंगे, वो हमारे घर आएंगे। हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माताएं हैं, इनके लिए आपस में रिश्तेदारी में आदान प्रदान रहेगा, भोज का भी, खाने का भी और आने जाने का भी। उस समय अपना दुख तकलीफ भी हम लोग पूछ लेते हैं। और ये कितनी मतलब एक विडम्बना बोली आप आज के तारीख में कि ये रिवाज है कि हर घर में नृत्य होगा, हर घर में लोक नृत्य होगा और अनिवार्य रूप से चाहे कोई 80 साल का व्यक्ति है, 90 साल या 100 के भी ऊपर है, थोड़ी देर उनको हाथ खड़े करके नाचना ही पड़ेगा। और जब हम अपने उन बुजुर्गों को देखते हैं, लाख लाख अनुभव उनके उन झुर्रियों में है जो उनके चेहरे पर है। उसके बाद जब उनके चेहरे पे मुस्कान आती है तो शायद हम ये समझते हैं कि हम लोगों ने शायद तरक्की के सारे मानक पूरे कर लिए। जबकि आज हमें दुख होता है कि आज माँ बाप कहाँ हैं और बच्चे कहाँ हैं। माँ बाप को कुछ चाहिए, केवल अपने बच्चों के दर्शन, अपने नातियों के दर्शन, अपने बेटों से मेल मिलाप, बहुओं से मेल मिलाप। लेकिन पहले हम लोग दीवारों के बीच में रहते थे, मकान में। आज मकान बहुत बड़े हैं, आज दीवारें हमारे बीच में आ गई। हम लोग अपना वो एक कमरे में, एक घर में, एक गांव में सब लोगों का जो एक मिलन का दौर था वो खत्म हो गया। यहीं से हम लोगों को, जो आपका प्रश्न था कि ये आपको कहाँ से ये लगा कि ऐसा करना चाहिए, इसलिए हमको लगा कि जिन विधाओं के माध्यम से, समाज के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से हम लोगों का ये कई 100 साल पुराना ताना बाना जो बहुत ही अच्छा है, ये टूट रहा है। पश्चिमी संस्कृति की आंधी इतनी तेज आई, ये कृत्रिम चकाचौंध इतनी तेज आई कि हम लोगों की आंखें उसमें चौंधी आ गई। जिस तरीके से बड़ी आंधी में सब बड़े बड़े पेड़ भी धराशायी हो जाते हैं, ऐसे ये पश्चिमी संस्कृति की आंधी गांव तक पहुंची, पहाड़ों तक पहुंची। लेकिन किसी ने बहुत अच्छा एक सुझाव दिया था कि जब बड़ी आंधी आए तो आप लोग नीचे झुक जाओ। जैसे बड़े बड़े पेड़ धराशायी होते तो छोटी छोटी जो घास है वो नीचे झुक के आंधी को ऊपर से गुजरने देती है, और जब आंधी निकल जाती है वो फिर से खड़ी हो जाती है। शायद हम लोग अपनी संस्कृति को केवल इसलिए बचा पाए कि हम लोगों ने उस आंधी को अपने ऊपर से निकलने दिया। और आज जौनसार बावर
जनजाति क्षेत्र में हर आंगन लोक संस्कृति से लबालब है। हम लोगों ने उसको फिर से गांव के आंगन में काबिज कर दिया है, जबकि एक बार मैं समझता हूं कि 80 के दशक में लोक संस्कृति का नाम लेने वाला बहुत कम बचे थे। गांव के आंगन में नृत्य करने वाले लोग बहुत कम बचे थे। ढोल दमाव रणसिंगा ये लगभग विलुप्ति के कगार पर था, क्योंकि इसके लिए जो कार्यक्रम होने थे वो तो सब लोगों ने भूल दिए। शादियां का प्रारूप बदल गया, हमारे जो संस्कार थे उसको मनाने का अपना पश्चिमी माहौल आ गया। कपड़े पहनने के लिए जो हमारे पहले हम लोग विशुद्ध रूप से भेड़ बकरियों के ऊन के बने हुए कपड़ों को पहनते, आज जो सब वो भी माहौल बदल गया। खान पान के लिए भी लोग बाजार से अब सब कुछ आ जाता है, ऑनलाइन की व्यवस्था हो गई। आप इस बात को विश्वास करिए कि हमारे क्षेत्र में हमारे समय पे भी बाजार से अगर आटा चावल कोई लेके आता था तो उसको ऐसा कहा जाता था कि ये परिवार गया, और कभी इमरजेंसी हो जाती थी तो छुपा के लाते थे, कोई देख ना ले कि ये बाजार से आटा या चावल लेके आया, क्योंकि हम लोग अपने खेती से ही उसको सब करते थे। और आज वो खेत बिल्कुल बंजर पड़े हैं, उन खेतों में जो है विकार जम गया है और हमारा सारा सब कुछ बाजार से ही आता है। यहाँ तक कि दूध, हर गांव में गाय, हर गांव में भैंस, एक नहीं दर्जनों एक परिवार के पास हुआ करती थी। हम लोग जब बच्चे होते थे तो दूध के हम लोग बड़े बड़े कैन, उसमें वो हम लोग उसकी बिमल के लकड़ियों की वो बना के, शेल से शीकी बोलते थे उसको, उसमें वो कठिए डाल के मतलब वो जो ठेके थे बड़े बड़े, तो हम भी ले जाते थे, क्योंकि हम लोग वो छावनी क्षेत्र में रहते थे तो उधर भी दूध को देते थे हलवाइयों को वगैरह। लेकिन आज किसी के पास दूध घर में नहीं। वो दूध, मक्खन, घी, छाछ, दही का जो एक परिवार में माहौल था, और खेतों से वो विशुद्ध रूप से जैविक हमारा अनाज आता था, आज वो लगभग एक सोच के दायरे में ही रह गया। तो संस्कृति एक ऐसा विषय था कि हमको आपस में जोड़ के रखता था। भेड़ वाला को भेड़ वाला, बकरी वाला, गाय वाला, भैंस वाला, घराट वाला है, ये सब विधाएं परिवार में बटी थी। और आज जो है कुछ अभी भी जिंदा है, ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत कुछ अब माहौल के साथ खोता जा रहा है। जैसे आपने बोला भेड़ वाला, घराट वाला, वैसे ही मैं जानती हूँ कि जो भारतीय नाम है आपका, उसके पीछे भी थोड़ा कुछ संदर्भ है इस नाम का भी। बिल्कुल, ये मैं इस बात को मतलब नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जब कभी ऐसी बातचीत होती है तो फिर बोलने के लिए हम लोग मजबूर हो ही जाते हैं। मैं खुद एक बंधुआ श्रमिक परिवार से रहा हूँ, और बंधुआ मजदूर की जो परिभाषा हुआ करती थी वो ये था कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग किसी साहूकार के यहाँ, जमींदार के यहाँ काम करते हुए आ रहे थे। अपना कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि हमारे जो पिताजी थे तब तक तो हालात ये थे कि हमारे नाम जमीन भी नहीं लगती थी, सरकारी जमीन नहीं लगाता था। वो कहते थे कि आपके मालिक तो ये साहूकार हैं। जिस तरीके से महिला के नाम उस समय जमीन नहीं लगती थी, केवल जमीन मालिक के नाम होती, मालिक यानी पति के नाम। तो महिलाओं के पति मालिक वो, और हमारे मालिक हमारे साहूकार जमींदार। लेकिन कुछ फिर 1967 में, ये शायद 24 जनवरी, डेट मेरे को कंफर्म नहीं हूँ, 24 जून कुछ ऐसा महीना है 1967 में, ये जनजाति एक्ट बना और हम लोग जनजाति के दायरे में आए। और उस समय फिर बहुत सारी योजनाएं संचालित हुई। बंधुआ मजदूर उन्मूलन एक पूरा विभाग खुला और सर्वे किया गया पूरे जौनसार में। उसके बाद 2-3 जिले, उत्तरकाशी, टेरी में भी ये हुआ था। और चिन्हित करने के बाद फिर पुनर्वासित किया गया कि भाई इनको वहाँ से छुड़ाओ और ये कुछ अपने मूल कार्य से जुड़े और मुख्य धारा में आए। तो मेरा जो परिवार था उसमें मेरी जो माँ है, उन माँ का चयन हुआ उसके लिए, पुनर्वास के लिए। तो उनको अपने जीवन यापन के लिए एक खच्चर दी गई। ये बड़े फिर कष्ट की बात थी कि मेरी उस अवस्था की माँ, उसको खच्चर दी गई, वो कैसे चलाती, कैसे उससे हमको पालती। तो खैर सरकार की योजना थी तो वो मिली। और हम लोगों के लिए पिताजी औरों ने एक घराट भी ढूंढ लिया। तो फिर उस घराट से हम लोग बिल्कुल ठेठ चढ़ाई में, करीब 3-4 किलोमीटर से
गांव से पीठ में लाना पड़ता था, फिर उसको जो है पीसना पड़ता था, फिर वहीं घर में ही दे के आते थे। फिर एक पाथा होता था, उसमें वो भाग बोलते थे उसको ना, एक छोटा सा हिस्सा, दो पाथे वो एक 40 किलो के उससे मिलता था वो। और मैं जब पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं भी 7-8 किलोमीटर दूर गया पढ़ने के लिए, तो उसी भाग से जो अनाज आता था उनकी रोटी बना के, क्योंकि वो गेहूं के टाइम में गेहूं की होती थी, मंडवे के टाइम पे मंडवे की होती थी, और मक्की के टाइम पे मक्की की होती थी, तो वही रोटियां, उसी की रोटियां बन के स्कूल में हमको दी जाती थी। तो एक ये बहुत ही ऐसा माहौल था, और किस्मत से, भाग्य से, पता नहीं कैसे हम 2-4 दर्जे पढ़ गए। और पढ़ने के बाद फिर मेरे जो बड़े भाई साहब थे वो 8वीं तक ही पढ़े थे, तो फिर भेड़ बकरी चुगाने के लिए गए। तो एक दिन पता नहीं डीएम देहरादून या कोई अधिकारी गांव में आया, तो उन्होंने देखा कि इतने बड़े बड़े बच्चे गांव में घूम रहे हैं नंगे नुंगे, ये आज स्कूल नहीं गए। तो गांव के जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये स्कूल जाते ही नहीं, पढ़ते नहीं। क्यों? इतने बड़े बड़े बच्चे स्कूल नहीं जाते? कि नहीं, ये पढ़ते नहीं है, ये ऐसे मतलब काम कर लेते हैं, भेड़ बकरी वाला उस वाला। उन्होंने कहा नहीं, ये तो गलत है। क्या ये इस मूल के, इस जाति के बच्चे पढ़े ही नहीं इधर क्षेत्र में? तो उन्होंने कहा एक बच्चा पढ़ा है 8वीं तक, 8वीं 9वीं, उसकी भी मजाक करते हैं लोग कि 7-8 साल बर्बाद कर दिए, नहीं तो गांव में कुछ करता। तो उन्होंने फिर कहा कि उस बच्चे से मेरे को मिला। दूसरे दिन भाई को बुलाया गया, और उनको फिर बुलाने के बाद उनको एक यहाँ समाज कल्याण विभाग हुआ करता था, उसमें एक छोटी सी नौकरी दे दी। और उनकी नौकरी लगने से फिर, क्योंकि मैं तो लगभग 5वीं संतान हूँ, सबसे छोटा हूँ मैं परिवार में, उसके बाद 2 बहनें हुई थी, 3 बड़े भाई हुए थे, तो उन्होंने मेरे को पढ़ाया फिर जैसे बेटे को पढ़ाते हैं। और मैं पढ़ा तो मैं पता नहीं कितने, वो एक बुरा दौर है कैसे कैसे यहाँ। लेकिन जब मैं देहरादून आया तो अधोई वाला में बगैर पंखे के इतना सा एक कमरा लेके उसमें पढ़ा हूँ। बहुत दिक्कत हुई क्योंकि स्टोव पे खाना बनाना पड़ता था, पंखा था नहीं, गर्मी हमारे लिए असहनीय थी। तो फिर हम लोग डीएवी कॉलेज के रीडिंग रूम में आते थे। वहाँ भी दिक्कत ये है कि वहाँ मेरठ वगैरह के बच्चे होते तो लाइट बुझा देते थे, वो वहाँ भी पढ़ने नहीं देते थे, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। और मेरे को बीए में कर ही रहा था कि मेरी नौकरी लग गई, फिर छोटी सी नौकरी। और फिर उसके बाद मैं अपने नौकरी के साथ साथ ये जब मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, तो मैंने फिर लोक संस्कृति को इसलिए चुना कि मैंने अपने उन लोक कलाकारों की वो दशा देखी है, उनका वो कष्ट देखा है कि मतलब नींद नहीं आती थी रात को, दिन भर उनको बजाना, फिर थकना, फिर मतलब उनको कोई आदर भी नहीं था, कोई इस टाइप। लेकिन वो अपने कला के गुणी थे, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े जानकार, और मतलब जिन्होंने ढोल जैसे बड़े, इतने बड़े में उससे शब्द निकालते थे, वो पांडवों को अवतरित करते थे, देवताओं को भोग लगाते हुए वो ताल बजाते थे। तो लेकिन औरों को तो नहीं आता था ना वो, लेकिन उनका वो देख के मेरे को लगा कि हमको थोड़ा इस पे काम करना चाहिए। तो मैंने विशेष कर ये इसीलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक आए हैं। और जहाँ तक भारतीय की बात है, मुझे लगता है आप लोक संस्कृति का भार उठाए हुए हैं इतने सालों से। हम ये जो भारतीय है, भारतीय का ऐसा था हमारे यहाँ ना, हमारे जाति के लोगों को या हमारे क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, तो वो एक होता था वो बेगार, ये भी शब्द अच्छा नहीं है, बेगार होती थी, बेगार उठाना। तो बेगार उठाने वालों को समाज में उनको भार उठाने, भारतीय बोलते थे, मतलब उनका अंग्रेजों का सामान उठाना है। फिर उसकी वो लगती थी गांव में ना कि भाई 5 आदमी दे दो, यहाँ से 7 आदमी दे दो, और अंग्रेजों का वो सामान कहीं वो टिले पे चढ़ रहे हैं, कहीं वो आयोजन के लिए जा रहे हैं, तो इस टाइप का वो माहौल में रहते थे। तो उस भार उठाने वालों तो भारतीय करके ही हमको लाउडली खूब जोरों जोरों से आवाज़ें लगाई जाती थी। तो वही हमने अपने उसके पीछे जोड़ दिया कि ये भार उठाने वाला जो काम है। और जब पता चला बाद में कि ये भार उठाना ही है, तो फिर इस काम के पीछे हम लोग रखे कि शायद इस वजन को ढोते ढोते कहीं तो पहुँचे। लोक संस्कृति का जी। और आपने जब आपके समय में ये सारी परंपराएं चल रही थी, जब आपने साहित्य का काम शुरू किया जी, तो आपके साथ कुछ और लोग भी थे जो उस समय साहित्य पे काम कर? बिल्कुल, उसमें क्योंकि लोक संस्कृति का काम ना तो एक व्यक्ति कभी भी कर सकता है, और ना लोक संस्कृति को बचा सकता है, और ना ही सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा सकता है। ये एक समूह का काम है,
ये पूरे ग्रुप का काम है। उस समय हुआ ये कि जब हम लोग, मेरे गुरुजी थे, एक बहुत ही जानकार थे जिन्होंने मेरे को पढ़ाया भी, सूरत सिंह चौहान जी नाम था उनका। चक्राता के नज़दीक एक ठाणा गांव है, पढ़े लिखे लोगों का गांव है, वहाँ के वो थे। तो उन्होंने, जब मैंने ये सब कुछ साझा किया तो उन्होंने कहा कि इस पे मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, इसमें कुछ होना चाहिए। फिर हमने अपने गांव के एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो ढोल, दमाऊ, रणसिंगा सब में पारंगत थे, बहुत अच्छा बजाते थे और आज भी हैं। नथीदास धर्मोली उनका नाम था, हमने उनको भी साथ लिया। फिर हमने ये सोचा कि यार अच्छी आवाज़ वाले, अच्छे गाने वाले ऐसे भी ढूंढने चाहिए। तो हमने इस पूरे अपने जनजाति क्षेत्र में नज़र दौड़ाई, कुछ काम किया, इधर उधर गए, तो हमको 5-7 लोग मिल गए जो अच्छे जानकार थे गाने वाले। उसमें एक थे भगत सिंह नेगी जी मलेता। ये बड़ा नाम है, जो गुलदार थे जिन्होंने मुगलों से हमारे क्षेत्र को बचाया था, उनके ही वंशज है, उनके ही परिवार के थे, तो वो भी जुड़े। फिर एक त्यूनी क्षेत्र के हैं पंडित शिवराम जी, एक बहुत बड़ा नाम है। एक उनके बेटे थे, वो बहुत अच्छा संगीत में, देहरादून आए थे तो एक आध जगह उन्होंने गाया, तो लच्छी राम शर्मा उनका नाम था, वो भी जुड़े। फिर एक इत्तेफाक से एक हमारे साथ नौजवान गायक जुड़ा, उनका नाम था जगत राम वर्मा। जगत राम वर्मा जी बहुत अच्छा गाते थे। तब उस समय नेगी जी का एक गीत निकला था, तें डालियों ना काटा, वो वाला, उस गीत को स्कूल में भी बहुत अच्छा गाते, उनको भी हमने साथ ले लिया। बहुत सारे लोग थे। फिर एक गोपाल वर्मा जी थे, महेंद्र राठौर जी थे, भीम सिंह चौहान जी थे, हमारे लोक कला में दीवान प्रेमी जी थे, रतियानंद जी थे, एक आध दुर्मा उनियाल थे, एक लड़की जुड़ी। फिर हम लोगों ने गांव-गांव का दौरा शुरू किया। वहाँ पे एक संस्था थी समता, उन्होंने हमको गांव-गांव जाने की थोड़ी व्यवस्था कराई कि आप ये जन जागरण कार्यक्रम भी करना। और बहन हम वहीं से जो है बहुत अच्छे उस पे रास्ते पे निकल पड़े, क्योंकि उसके बाद हमारा हर गांव से परिचय हुआ। फिर हमने हर गांव से कलाकारों को देखा, भाला, और एक एक गांव में 2-2, 3-3 बार गए। हालांकि इसमें हमको 10-15 साल लगे, लेकिन हम लोगों ने जौनसार का एक एक कोना छान मारा और जौनसार के हर गांव के कलाकार को खोजा, वो चाहे किसी भी विधा में थे। और फिर गांव के बाहर से जब हम पहली बार देहरादून आए, हम लोगों ने सोचा ये कार्यक्रम देहरादून होना चाहिए। तो ये जो प्रेस क्लब है यहीं पे तिप्ती मार्केट के पास, इस प्रेस क्लब को हमने बुक कराया अपने निजी संसाधनों पे। फिर यहाँ पे हाथ से लिख के हमने वो बनाए पॉम्पलेट, जो यहाँ कुछ लोग हमारे रहते थे। फिर क्योंकि यहाँ मैं पढ़ता था, 5 सीमेंट रोड हॉस्टल के कुछ बच्चे थे, उनको फिर किराए के साइकिलों में मोहल्ले मोहल्ले में भेजा कि आप अपने लोगों को लाना। अब हुआ ये कि यहाँ हम लोग आए सारे कलाकार, तो उस समय दून प्रेस क्लब के सामने दून क्लब भी आज भी है, बिल्कुल उस साइड। जो एक आध लोग पूछते पूछते आए, वो दून क्लब में चले गए, उनको वहाँ से भगा दिया कि यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है। तो मुन्ना सिंह चौहान जी उस समय राजनीति में आए थे, उनको हमने हाथ जोड़ के मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित कर दिया। लेकिन जब हमने ढोल दमाऊ रणसिंगा बजाया वहाँ पे ना, तो सुन लिया बहुत से लोगों ने। फिर उधर वालों को भी बोला कि यार इधर कुछ नहीं, उधर बज रहा है, उधर जाओ आप लोग। इतने लोग आए कि हमको कुर्सियाँ करणपुर से फिर लानी पड़ी उससे ऑटो वगैरह में, फिर दरवाजे खोलने पड़े, फिर बाहर भी कुर्सियाँ लगाई। हम लोगों को इतना, हम लोग प्रोत्साहित हुए कि यार हम लोगों ने जो है ये अपना गांव का ऐसा ही कुछ बजाया और इतने लोग आ गए। लास्ट में जब समापन हुआ तो मुन्ना सिंह चौहान जी ने मंच पे बोला कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम करा, और अच्छा होता है इस कार्यक्रम में आप तांदी भी गाते, आप झेंता भी लगाते, आप रासो भी लगाते, जो आंगन का माहौल है वो यहाँ पे आप काबिज करते। क्योंकि हमने तो सादे गीत गाए जैसे गाते हैं ना, वो शांति वर्मा जी, ये नाम मैं भूल गया था, ये पहली लड़की हमारे यहाँ से जिसने मंच पे गाना शुरू किया। तो हमने उनको गलत ठहराया। हमने कहा यार हम लोग 5-6 लोग मंच पे कैसे नाच सकते हैं, उसमें तो 200-200, 150-150 लोग नाचते हैं। उन्होंने कहा कल सबका नाश्ता मेरे घर पे होगा। 53 F राजपुर रोड पे उनका घर था, तो हम यहाँ माधव निवास में रुके थे और सुबह हम चले गए। उनके पास अपना एक प्रचार करने की एक एम्पलीफायर थी और उसमें एक लीड वाला माइक था। उन्होंने हमको बहुत कुछ बोल के वो भी दे दिया। हम इतने खुश हुए कि इतना बड़ा हमको ये मिल गया बोलने का और उसका। फिर तो हम लोगों ने अपना एक छोटा जनरेटर भी ले लिया, हम लोगों ने एक बड़ा बक्सा ले लिया, उसमें सारा ड्रेस वगैरह रहता था, और एक माइक भी मिल गया हमको। फिर हमने चक्कर लगाया फिर अपने क्षेत्र का।
तो हम लोगों की ये जो शुरुआत थी ये उत्साह से भर गई और हम गांव से हम लोग देहरादून ज़िले में आए। ज़िले से फिर हम लोग अपने, मैंने अभी भी कहा था कि उत्तराखंड के जो 13 के 13 ज़िले में ब्लॉक लेवल तक गया हूँ। हम लोग ये जन जागरण जौन सारी संस्कृति के कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद रास्ते मिलते गए, फिर देश में आगे गए। लगभग मैं 5-7 प्रांत छूटे होंगे, लेकिन पूरा भारत मैंने सारा, ऐसा कोई फेस्टिवल हिंदुस्तान का नहीं है जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसा हिंदुस्तान का कोई बड़ा ऑडिटोरियम नहीं है जिसमें हम लोगों ने कार्यक्रम नहीं किए। अभी आपने बताया कि आपके पहले कार्यक्रम में जिस प्रकार का आपको प्रोत्साहन मिला वो आज भी आपके दिल में है। तो आपको क्या लगता है, एक छोटे कलाकार को या एक उभरते कलाकार को सही समय पे प्रोत्साहन मिलना कितना ज़रूरी है? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोक कलाकार जब भी कभी अपने कला का प्रदर्शन करता है तो प्रोत्साहन उसके पहले नंबर पे है। उसको अच्छी तालियां मिले, लोगों के अच्छे भाव मिले और कार्यक्रम सफलता का सब लोग इजहार करें तो उसको लगता है कि मेरा मेहनताना मिल गया। लेकिन लोक संस्कृति के लिए ये बात भी मैं बताना चाहूँगा कि लोक संस्कृति को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए बिल्कुल प्रज्ञा चक्षु चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए और सजल नेत्र चाहिए जो भावों को पढ़ सके, देख सके। क्योंकि आजकल की जो भौतिक चकाचौंध है इसमें तो कुछ भी दिखाया जा सकता, लेकिन अगर आपको मन के अंदर झांकना है, अंदर तक पहुंचना है, तो लोक संस्कृति उसी को कहा जाता है, क्योंकि वो प्रकृति से निकली है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि अच्छे समय पे और अच्छे टाइम पे उसकी अगर पीठ थपथपा दी जाए तो उसको दुगने उत्साह से आगे कार्यक्रम करने का मौका मिलता है। उतना ही ज़रूरी श्रोता भी होना चाहिए। बिल्कुल। अगर श्रोता पारखी नहीं है, उसकी समझ बूझ, तो फिर अगर वो तालमेल बन नहीं पाया तो शायद वो समय काटने वाली बात हो जाती है। जी। तो आपकी इस पूरी यात्रा में कोई ऐसा क्षण कौन सा था, जितने साल आपने लोक संस्कृति में लगाई, कि आपको लगा कि आज मेरी सारी मेहनत सफल हुई या आज मैंने अपने प्रदेश को कुछ लौटाया है? एक लम्हा नहीं है, एक समय नहीं है, और बहुत सारे जगह ऐसा हुआ है कि ऐसा ही लगा है जैसा आपने कहा कि शायद आज मेरा ये मेहनताना मिल गया। लेकिन फिर दूसरी जगह फिर उससे भी ज़्यादा अच्छा हुआ तो फिर और ज़्यादा प्रसन्नता भी नहीं। मैं उदाहरण के लिए आपको 1-2 लम्हे बताता हूँ। एक तो ये हुआ कि जब दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव, जिसको वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के नाम से जाना गया, इसमें 155 देशों के लोगों ने भागीदारी करी। 155 उनके या तो राष्ट्राध्यक्ष आए या वहाँ के बड़े लोग आए। तो 155 देशों के इस बड़े विराट कार्यक्रम में 35,000 के करीब लोग कलाकार आए पूरे दुनिया से। 35,000 के करीब। 7 एकड़ का मंच बना था, 7 एकड़ का मंच। और मैं जौनसार के दल के साथ साथ उत्तराखंड के बिल्कुल गिन के 400 कलाकारों के साथ उसका नेतृत्व करते हुए इस कार्यक्रम में गया था। कब की बात है ये? 2016 की, 2016 में। और जब वहाँ हम लोग गए तो हम लोग तो ऐसे गए जैसे किसी दूसरे दुनिया में पहुंच गए, इतना बड़ा जश्न देख करके। इस जो 700 एकड़ का मंच बना था ये अंडा आकार में बना था, अंडे के आकार में। और हम लोगों के 400 कलाकार बिल्कुल उस अंडे आकार के, आंख के आकार में बिल्कुल कोर पे रख दिए, कोने पे हमको रख दिए गए। और सारे देशों के कलाकार, बड़े बड़े देशों के कलाकार जो है बीच में ऐसे रिहर्सल वगैरह में दिखते थे जब। लेकिन जब फाइनल के दिन हमको कार्यक्रम के लिए बुलाया गया तो यही वो लम्हा था कि हम लोगों को उस 700 एकड़ के मंच पे बिल्कुल बीचों बीच खड़ा कर दिया गया, उन 400 कलाकारों को। उत्तराखंड का वो परात नृत्य, उत्तराखंड के हमारे वो नगाड़े, उत्तराखंड की हमारी वो खूबसूरत ड्रेस और 400 कलाकार, और बीच में हमारे ठीक पीछे पूरे 155 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए थे। तो जब हमने वो प्रस्तुति करी, हम लोगों की वो प्रस्तुति केवल 1.5 मिनट की ही उसमें रखी गई। और आज भी आप वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2016 कॉस्मिक रिदम के नाम से आप उसको सर्च करिए, आपको बिल्कुल वो दिख जाएगा। वो मैं समझता हूँ कि जैसे मेरे
अंदर उत्साह भरा था। मेरे भी आंख, जैसा मैंने कहा था, सजल हो गए, आप लोगों के भी हो जाएंगे, इसलिए कि 155 देशों के बीच में आपको उत्तराखंड प्रमुखता से दिखाई देगा। मतलब सभी देशों के बीच आपने ऐसा प्रदर्शन किया कि हमारा राज्य कहाँ से। चलिए एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ। 2015 में जब 26 जनवरी में उत्तराखंड से बाबा केदार की झांकी गई थी, और वो भी दुनिया का सबसे अच्छा हमारा 26 जनवरी का पर्व माना गया, क्योंकि उसमें मुख्य अतिथि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा साहब आए थे। तो जब हमारा उस झांकी का काफिला राजपथ पर बिल्कुल उस मंच के सामने से गुजरा, और जब मैं उसी साइड एक साधु की भूमिका में उसमें बैठा था, और माला जपते हुए जब मैंने देखा कि उधर से हमारे प्रणब मुखर्जी माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदय और हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब, और ओबामा तो अपने आप में देश और दुनिया के सब ही बड़े राष्ट्रपति, तो जब उन्होंने क्लैपिंग से हमको उत्साहित किया, तो फिर से बोल रहा हूँ इस लोक कला की शपथ लेकर के कि मेरे आंखों में आंसू आए, और मैं वहाँ से उन आंसुओं को लेके लास्ट जब इंडिया गेट के से भी अंदर को हमारी झांकी चली गई, तो वहाँ तक आंसू गिरते रहे। मैंने सोचा कि हम गांव के कलाकार, मेरा गांव, मेरी वो कला जो मुश्किल से 20-25 लोग भी बड़े मुश्किल से देखते थे, उसमें से भी 5-7 उठ के चले जाते थे, लास्ट में जो है 4-6 ही बचते थे। गांव में कई बार उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन आज हम लोग ऐसी जगह पे है, और हमको देखिए इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो ये एक और सुखद हादसा। मैं काफ़ी अच्छे से महसूस कर सकती हूँ ये भाव, क्योंकि हम भी देवस्थानी में जितने भी हमने कार्यक्रम किए, तो हम भी काफ़ी सालों से लगे रहे। और फिर IIT रुड़की में जब हमारा पहली बार कार्यक्रम हुआ, तो हमने 45 मिनट या 1 घंटे की एक प्रस्तुति दी थी नॉन स्टॉप। पूरा हमने उत्तराखंड का लुक दिखाया, और उसमें हमें 2 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला। पूरी 2 मिनट तक खड़ी रही। बहुत बढ़िया, बताइए। और हम सब के भी अश्रु बह रहे थे उस टाइम। हम सब के गाँव के नाम लिए गए, हम कहाँ से आते हैं। तो मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रही हूँ जो भाव आप बता रहे हैं। हमको उसमें 26 जनवरी राजपथ पे जब उसका एक ट्रायल होता है, ऐसे तो हम लोग 15 दिन ट्रायल करते हैं, तो हम लोग झांकी के आगे हमारे 2 कलाकार जो हम परात नृत्य करते हैं, उसको वो परात उछाल के उसको क्रॉस करते हैं। तो जब उसको, क्योंकि वहाँ तो बहुत सुरक्षा रहती है ना, तो हमारा उस कार्यक्रम को रोक दिया गया कि आप ये नहीं करेंगे, बाई दी वे परात नीचे गिर जाएगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल चलती रहती है ना हमारी, वो तो परेड रुकती नहीं है, तो ये थोड़ा जोखिम भरा है। लेकिन अंत में ये हुआ, जब एक प्रश्न आप ही जैसे वहाँ पे किया गया पत्रकारों द्वारा, कि तो हमने कहा था कि राजपथ पे तो 25-25 लोग मोटरसाइकिल पे भी चलते हैं, गिर तो हो भी सकते हैं, लेकिन अगर वो गिर गए तो कलाकार फिर उनका वो क्या रह गया, फिर वो उनको बैलेंस पे भरोसा है। सर, हमारे कलाकारों को भी भरोसा है इस पे, ऐसा नहीं होगा, और उन्होंने इजाज़त दी। और अभी आप, मैं फिर कह रहा हूँ, 2015 की झांकी देखिए, और वो वाला लम्हा भी आपको अच्छा लगेगा जब वो परात उस पर करीब 3-3, 3.5 फीट ऊपर उछाल के उन्होंने बेचारों ने उस कला का प्रदर्शन किया जो हमारे कलाकार थे। देवभूमि से होने के नाते हम सभी जो भी अपनी संस्कृति से जुड़ा है, मुझे लगता है काफ़ी हद तक श्रेय अपने देवी देवताओं को भी देते हैं। आपके जीवन में क्या भूमिका है? ये उत्साहवर्धन का मतलब आत्मिक जो ऊर्जा है उसका एक संचार के लिए बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि जब हम लोगों की अपनी सोच और अपनी ताकत से हम लोग मतलब भरोसे डिग जाते हैं, तो फिर आखिरी उम्मीद हम लोग अपने इष्ट पे रखते हैं, अपने देवी देवताओं पे रखते हैं, और उन्हीं के नाम लेकर के फिर ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ते हैं, और वो ताकत हमको आगे बढ़ा देती है। जैसे आप मानो कहीं से शमशान के रास्ते से या बिल्कुल बहुत डरावने जंगल से या वहाँ से गुजर रहे हैं, तो आपके मन में आएगा और हनुमान चालीसा का जाप आप करेंगे, रास्ता कट जाएगा। तो ये अंदर एक ताकत आती है हमारे साथ भी हर मंच पे। और मेरे मंच की एक इस 40 साल का एक पूरा के पूरा एक नियम है, मैं मंच पे जब भी चढ़ता हूँ, मंच चाहे 2 आदमी का हो या 50 आदमी का हो, 100 आदमी का हो, मैं हमेशा जूता उतार के मंच पे जाता हूँ, और उस देवता के नाम से जाने से पहले उसका नाम स्पर्श करते हुए, चाहे 1 रुपया हो रख के, मैं उनसे ये इजाज़त मांगता हूँ कि मंच पे आप मेरे साथ रहें। बस महासु देवता को, हमारे इष्ट देवता महासु देवता है, ये भी भगवान शिव का ही रूप है। और महासु देवता हमारा, ये मानिए कि मतलब
जितने कदमों पे भी कहीं लड़खड़ आए, मासू देवता का नाम लिया और हम लोग आगे पहुंच गए, तर गए। मासू देवता हैं कौन? हाँ, मासू देवता कहानी बहुत लंबी है, मैं बहुत छोटे से मैं बताता हूँ। मासू देवता को शिव का ही अंश माना जाता है और ये एक जग जाहिर कहानी है कि जब गणेश जी प्रथम पूजा के लिए उनको ऑप्शन दिए गए तो ये कार्तिक महाराज जो सबसे बड़े बेटे हैं, ये पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने गए। गणेश जी ने माता पिता का चक्कर लगाया और अंत में उसको कारगर मानते हुए प्रथम पूजा का स्थान गणेश जी को मिला। इस पे कार्तिक महाराज रुष्ट हुए और उन्होंने अपनी बात कही कि मेरे साथ ये गलत हुआ है। तो होता ये है कि बोलते ये हैं, अब ये दंत कथा किंवदंती हो सकती है, लेकिन जितना हमको पता चला है कि फिर कार्तिक के नाराज होकर के जब उनको ये कहा कि 8 मास का शरीर ये माँ ने दिया है, पिता का आशीर्वाद रहा है, तो उन्होंने उस मास के कहते हैं 4 हिस्से लगा के उसको एक सरोवर में डाल दिया और वो कश्मीर का उस सरोवर था जहाँ से फिर ये 4 मासू निकले। और पंडित ऊणा भाट जी जो हनोल के एक पंडित हुआ करते थे, महेंद्रत नामक जगह पे वो रहते थे और उनके 7 पुत्रों में से 6 पुत्र किरमिर दानव के भेंट चढ़ चुके थे। फिर अंतिम बेटे की जब बारी आई तो माँ उस दिन उस पोखर में वहाँ पानी भरने गई थी, तो वहाँ से एक दिव्य शक्ति की एक वाणी आई और उन्होंने कहा कि अगर इस बच्चे को और क्षेत्र को आप बचाना चाहते हैं तो कश्मीर में मासू देवता हैं, आप अपने पति को भेजिए और अगर वो आते हैं तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। कहानी लंबी है, फिर हुआ, बातचीत हुई और जैसे तैसे वो कश्मीर पहुँचे और कश्मीर से 4 महासू वहाँ से हमारे जौनसार आए। बकायदा उनकी माँ भी साथ आई, माँ देवलाड़ी। महेंद्रत में एक बहुत ही दिव्य और चमत्कारी रूप से एक खेत से उनकी मूर्तियों का वहाँ से प्राकट्य हुआ और फिर 4 महासुओं को जौनसार में 4 जगह रखा गया। थोड़ी सी विघ्न बाधा हुई थी, जो बोठा महाराज है उनके टांग में थोड़ा दिक्कत हुई थी, जब हल चलाया था उनको वहीं अनोल में रखा गया। जो सबसे बड़े हैं वार्षिक महाराज, उनको महेंद्रत में रखा गया। पवासी महाराज को उधर हमारा रवाई और हिमाचल, वहाँ पे उनको क्षेत्र दे दिया गया। और जो चालदा महाराज जो सबसे छोटे हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक निकले, वो पूरी परिक्रमा करते हैं, 12 साल में उनका नंबर आता है, छत्रधारी नाम से उनको बोलते हैं। तो ये मासू देवता 4 भाई हैं और इनको मासू के नाम से पुकारा जाता है। तो ये हमारा पूरा क्षेत्र जो है बहुत मान्यता है। अब तो बड़े बड़े लोग भी वहाँ जा रहे हैं, अभी बहुत बड़ा कायाकल्प वहाँ का होने वाला है, हमारी सरकार ने भी संज्ञान लिया है। तो मासू देवता की कृति और मासू देवता का विश्वास हम सबके ऊपर है। मैंने सुना है यार, आप कितनी सुंदर आरतियाँ भी आपने लिखी हैं मासू देवता की, ये छत्रधारी के नाम से भी जो, तो उसकी अगर आप। मैं मासू देवता का जब से मैंने जनजाति से जौनसार बावर का पहला ऑडियो, उससे पहले जौनसार का कोई ऑडियो था ही नहीं जो टेप में बजता था। अच्छा। वो हम लोगों ने बनाया, मैंने बनाया उसको। उसके आज तो जौनसारी की के बिना है कार्यक्रम मत बुलाए, तो वो वाली उसमें सबसे पहले जो गीत बनाया गया वो मासू देवता का ही गीत बनाया गया। और फिर हमने जितनी भी कैसेटें निकाली, एक कैसेट में 8 गाने होते थे और मैं तो लिखने का ही काम करता हूँ, जैसा मैंने कहा मैं गायक तो हूँ नहीं। तो हम पहला गाना हर बार मासू देवता के ऊपर ही बनाते थे। तो मासू देवता का जो पहला गीत है, पहला वो मेरे कलम का, मेरी सोच का, मैं गा पाऊंगा तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। उसका ये था, सदा मेरी लाज रखिया सुनिया मासू देवा ओ, हाथ जोड़ी माथे टेकी कर्म तेरी सेवा ओ, कर्म तेरी सेवा ओ, सदा मेरी लाज रखिया सुनिया मासू देवा पो, हाथ जोड़ी माथे टेकी कर्म तेरी सेवा हो, कर्म तेरी सेवा हो। ये उसकी पहली लाइन है और इसका अर्थ यही है कि मतलब मेरी सदा लाज रखना, हे मासू देवता, मैं आपकी वंदना करता हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ
कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ, आप किस काम के लिए तो हमेशा मेरा साथ देना, मेरे साथ रहना। और आगे आगे इसके जो इसका सार है वो यही है कि हम अपने इस कार्य में पहला ये श्री गणेश कर रहे हैं, तो आप साथ रहें। तो ये वहाँ से मैंने लिखा था और बहुत ये लोकप्रिय हुई आरतियाँ, क्योंकि ये सुधा भरद्वाज जी हैं, एक देहरादून की गायिका। पहले तब तो हमने ये अनुराधा निराला जी इन्होंने गाया, मीना राणा जी ने बहुत सारे गीत गाए, मंगला रावत जी ने बहुत ज़्यादा गीत गाया मेरे लिखे हुए ना। लेकिन जो पहला गीत था तब हमारी जान पहचान थी नहीं। तो चुक्कू मोहल्ला में एक लड़की बहुत अच्छा गाती थी, सुधा भरद्वाज, आज वो संगीत टीचर है किसी स्कूल में, तो उन्होंने इस वंदना को गाया था। और अभी मतलब मैं करीब 20-22 वंदनाएं लिख चुका हूँ महाराज की। तो एक अभी चालदा महाराज का जो छत्रधारी का जो कह रहे थे, वो तो बहुत ही, क्योंकि वो 12 साल बाद उनकी एक पूरी यात्रा हुई और उसमें उस वंदना को गाया तो बहुत वायरल हुई, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया था। जी, आपने बोला आप गायक नहीं हैं, फिर भी आपने जिस भाव से गाया बहुत ही अच्छा था। उसका ये जो लास्ट वाला था ना, वो लाइन बताता हूँ, मैं गा तो नहीं पाता हूँ ना, ये था उसका, ये था, ओ नोड़ी चक्रापुरी मासू को थानो खत उपल गाँव की तेवा ढालो सलामो। ओ नोड़ी चक्रापुरी मासू को थानो खत उपल गाँव की देवा ढालो सलामो। उपल गाइए और जी बड़ी लाओ देवा चाले दिया बागड़िया ठाणे आओ। ये उसका वो था कि उस दिन की एक रात वो इस ठाणा गांव में उनकी होनी थी, तो जहाँ पड़ाव था उसको केंद्र में रखते हुए ये वंदना हम लोगों ने गाई थी। तो ये मानिए कि लास्ट वंदना है। और अच्छी बात ये है कि जो बीता हमारा 26 जनवरी है, उसमें मुख्य रूप से यही गाना लाल किले पे भी गाया गया वंदना के रूप में, और देहरादून में भी 26 जनवरी में, दोनों जगह सीखी। हमारी प्रस्तुतियों का भी ये गाना बहुत अहम हिस्सा रहता है। जो एक अंतरा है, रुई रुई के औंदे देबिया तेजिया हंसते हैं। अरे लास्ट वाला जी 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 जी, ये हमारे कार्यक्रमों में जरूर शामिल होता है। तो देव संस्कृति की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आपके दादाजी ने देखी होगी, वो और ज़्यादा पावर में होगी, डिवाइन होगी, और ज़्यादा लोग उसे करीब से महसूस करते होंगे। तो आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं आज की देव संस्कृति में और पहले की देव संस्कृति में? बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पहले हमारे जौनसार में देवता का नाम लेना, आदमी का वंश खत्म हो जाए लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगा, देवता की कसम या देवता को कभी, हमारा पूरा आज भी सारे जो न्याय है वो देवता को ही साक्षी मान के किए जाते हैं। और देवता के उस सामूहिक और साझे आंगन में होते हैं, जिसको पंचायत बोलते हैं, खुमड़ी बोलते हैं, स्थानीय भाषा में खुमड़ी। आज भी हमारे गांव में 1 रुपया, उसका नियम है, 1 रुपया गांव के मुखिया के पास दिया जाएगा कि शाम को फला विवाद है, मेरे साथ दिक्कत हुई है, आप पंचायत करके खुमड़ी करके मेरा ये न्याय कर देना। और 1 रुपये में वो जो गांव का मुखिया है वो पूरे गांव को आमंत्रित कर देगा, शाम को बैठेंगे। और हादसा कितना भी खतरनाक हो, यहाँ तक कि अगर वो कोई मतलब मारने मरने वाली भी बात है, तब भी उसका न्याय उसी दिन हो जाएगा। और अगर कोई दिक्कत ऐसी आती है कि पंच फैसले में भी थोड़ी दिक्कत आई हमारे पंचायत में, तो एक सुप्रीम कोर्ट और है वहाँ पे। ये तो सब हमारे मतलब हाई कोर्ट है, ये वाली पंचायत। लेकिन कभी कभी मामले उलझ जाते हैं तो एक और कोर्ट है, और वो है गांव की महिला। अपराध पक्ष की महिला अगर वो पंचायत में आकर के क्षमा याचना करे कि हम मेरे को इस अपराध के लिए या मेरे परिवार को या जिससे भी अपराध हुआ है, तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि वो अपराध क्षमा ना हुआ हो। बकायदा उस क्षमा याचना के लिए आई औरत को सम्मान, जो सर्वोच्च सम्मान है, उसको वो दिया जाएगा, और जो अपराध है उसको क्षमा किया जाएगा। जैसे देश के राष्ट्रपति जी को है कि वो एक क्षमा याचना का अधिकार सुरक्षित है उनके पास, ऐसा ही हमारे समाज में उस परिवार के सबसे बड़ी महिला को है कि जा करके अगर कह दे कि गलती हुई है लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि बिल्कुल उसके बाद जो है बात खत्म। और आज इस बात में कितनी सच्चाई है? आज 101%। आज
आज भी यही तो कह रहा हूँ, ताकत यही तो है कि आज भी उस गांव के आंगन में अगर महिलाएं क्षमा याचना करें तो अपराध कितना ही भी बड़ा हो, उसके बाद उस टॉपिक पे बात ही खत्म। और बाकायदा महिला का सम्मान भी किया जाएगा। लेकिन दिक्कत वही है ना कि वो महिला भी इतने जल्दी झुकती नहीं है, वो एक महिला नहीं है, वो सम्मान पूरे महिलाओं का है। मतलब जब कभी ऐसा लगेगा कि भाई ऐसा होना चाहिए जनहित में, तो महिला जाएगी इधर। बहुत कम होता है लेकिन जाएगी। और मासू देवता के नाम पे शपथ खानी हो, कसम खानी हो, तो वो भी आज तक झूठी खाई नहीं है किसी ने। बहुत डरते हैं लोग बाग ना, और जब कभी मानो किसी ने ये द्वेष पाला है तो परिणाम भी भुगतना पड़ा है। ऐसा भी हुआ। लोग बाग इसको अंधविश्वास बोलते हैं, हम इसको आस्था मानते हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में क्या आपको ऐसा लगता है कि गढ़वाल और कुमाऊं के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं और शायद जौनसार के बारे में का? क्योंकि मैंने इस पे मैंने पहली सीढ़ी से काम किया है। मैंने जनजाति क्षेत्र जौनसार बाव की लोक संस्कृति का पहला कदम बढ़ाया है, इसलिए मेरे को उस पहले कदम से और आज के ऊंचाई तक का सब पता है। जौनसार को मतलब जो कुछ मिलना चाहिए था प्रोत्साहन के लिए वो नहीं मिल पाया। उदाहरण के साथ बताता हूँ, आज गढ़वाल और कुमाऊं में लोक संस्कृति के ऊपर अगर आकलन किया जाए तो लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च किए गए। बहुत सारे संस्थान बनाए गए हैं, बहुत सारी अकादमियां बनाई गई है, बहुत सारे लोगों को जो है लोक संस्कृति के लिए प्रोत्साहित किया गया है। लेकिन जौनसार बावर में आज तक मैं यही शब्द बोलता हूं, और 40 साल पहले भी बोला था, आज भी वही बोल रहा हूं कि जौनसार में एक टीन शेड तक नहीं है लोक कलाकारों के लिए। मैंने पता नहीं जितने भी मुख्यमंत्री आए, हमारे संस्कृति मंत्री आए, हाथ जोड़ जोड़ के बोला कि मेरे पास इतने बड़े बड़े ढोल हैं, नगाड़े हैं, मैंने उसको मढ़ने के लिए भी बीकानेर राजस्थान से लाने पड़ते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऊंट की खाल से मढ़े जाते हो। और वो मेरे पास है तो बरसात के दिनों में वहाँ काई लगती है, कोहरा लगता है, पानी में बिक जाते हैं। क्योंकि मेरा तो पूरा जीवन एक सरकार के दिए हुए 2 कमरों का एक छोटा सा कमरा मैंने उसमें गुजारे हैं। तो वहीं पे जो एक वर्कशॉप टाइप का था सरकार का, उसी के एक कमरे में मैंने उनको संजो के रखा था। लेकिन मेरे को पता था कि मैं अब रिटायर हो रहा हूँ, तो मैंने तेज़ी लाई इसमें कि बना दीजिए, टीन शेड ही बना दीजिए, लेकिन नहीं बन पाया। और दुख इस बात का है कि मैं उन नगाड़ों को फिर यहाँ देहरादून लेके आया। एक मानव केंद्र है यहाँ पे। कुछ दिन नारायण सिंह राणा जी ने पौधा में रखे विचारों ने, उन्होंने भी एक कमरा दिया। फिर वहाँ पे विद्यालय खुल गया तो मैं यहाँ मानव केंद्र में लाया। आज भी जौनसार बावर का जो सबसे बड़ा नगाड़ा है वो मानव केंद्र में सड़ रहा होगा, पता नहीं किस हाल में। मैं करीब 5-7 साल से उधर गया भी नहीं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें राजनैतिक दृष्टिकोण कम है या कम ध्यान दिया जाता है? नहीं, इसमें यह है ना बहन, मैं जो एक पूरा संस्कृति विभाग बना है जिसमें 20-30 लोग मतलब वहाँ पे सरकारी लोग हैं, ये तो उनका काम है ना। हम लोगों ने जौनसार में संस्कृति गांव के आंगन में आज भी जिंदा रखी है। जैसे मैंने कहा कि आज भी लबालब है। मेरे को इसका पूरा पता है कि कुमाऊं में कितनी विधाएं खो दी है, गढ़वाल में कितनी विधाएं बिल्कुल भेंट चढ़ गई है, इसके लिए कि आज वो माहौल ही नहीं है गांव में। हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति स्कूलों में ना पढ़ाई जाए। जिस दिन संस्कृति की क्लास स्कूल में चलेगी, आप बच्चों को थिरकना और मटकना तो सिखा देंगे, लेकिन भाव उनके अंदर पैदा नहीं कर पाएंगे। वो भाव गांव के आंगन में ही पैदा होते हैं। जैसा मैंने कहा कि तोतली जुबान से बच्चा जब सीखता है, वो गीत उसको कहीं लिख के नहीं सिखाए जाते। जो हमारे लोक संस्कृति के स्टेप है, जैसा आपने कहा कि थड़िया है, चौपला है, हमारा जेता है, रासो है, तांदी है, नाटी है, ये सब के सब कहाँ स्कूलों में सिखाते थे? ये सब ने गांव में ही तो सीखे पीढ़ी दर पीढ़ी। और अगर ये स्कूल में आ गया तो फिर तो मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि उसके बाद वो नकलीपना हो जाता है। फिर उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत, कितने टीचर हैं जो उस माहौल में जिए होंगे, जिस माहौल का टीचर को भी पता नहीं हो क्या पढ़ाएगा फिर उसको। तो लोक संस्कृति गांव में जिंदा रहनी चाहिए। लोक संस्कृति की असली पाठशाला वही है और हमारा बीज भी वहीं से निकलेगा। जब तक गांव के आंगन में लोक संस्कृति नहीं आएगी तो अमुक समाज, वो वाला समाज, मैं समझता हूँ कि वो संस्कृति पे ज़्यादा भरोसा ना करें। जी। जौनसार को कई और क्षेत्रों से भी जोड़ा जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये स्पष्ट करें कि जो जौनसार का क्षेत्रफल है वो कहाँ से कहाँ तक है? जौनसार बावर ना इतिहास के तौर पे देखा जाए तो ये 2 बार तो नाहन रियासत में भी रहा है, हिमाचल में।
वो राजा महाराजाओं का तब से कुछ आपसी होता था, तो हमको कभी इधर रखा गया कभी इधर रखा गया, लेकिन 2 बार तो हम नाहन में रहे और बाद में हमको जिला देहरादून में मिला दिया गया। जिला देहरादून क्योंकि हम तो ट्राइबल क्षेत्र के लोग हैं, देहरादून में तो ऐसा कोई ट्राइबल है नहीं, तो हमारे को एक टॉस और यमुना 2 नदियाँ हैं। टॉस निकलती है उधर पर्वत से और यमुना निकलती है इधर यमुना से। इसके जो बीच का एरिया है वो आप जौनसार मान सकते हैं। इसका नीचे वाला हिस्सा कालसी है और लास्ट वाला हिस्सा त्यूनी और खुनी घाट है। इसके आजू बाजू का हिस्सा इस साइड लाखा मंडल है और इस साइड हिमाचल से कुआनो एक क्षेत्र है, वहाँ पे ही आता है। पर इतना ही ये क्षेत्र ये भारत के नक्शे जैसा है, ये हमारा जनजाति क्षेत्र है। जैसा मैंने कालसी से सीधा आगे त्यूनी खुनी घाट और इधर को लाखा मंडल से कुआनू, इसके बीच दोनों ये नदियाँ भी बहती है। ये बिल्कुल ऐसे बाएं फैला के खड़ी है, इधर से ऐसे निकलती है और कालसी में इसका संगम है। वहाँ से फिर विकास नगर शुरू हो जाता है, यमुना पुल से फिर विकास नगर शुरू हो जाता है। तो ये छोटा सा क्षेत्रफल है हमारा, जहाँ पे हमारा ये पूरा 358 गांव और 39 खतों का एक जनजाति क्षेत्र का समूह निवास करता है जी। तो भारती जी, जो जौनसार का क्षेत्र है या जो जौनसारी जनजाति है वो कहीं ना कहीं खुद को पांडवों से भी रिलेट करते हैं, और ये जो पाशी और साठी है इनके बारे में अगर आप थोड़ा विस्तार में बताएंगे। जौनसार बावर पांडवों के आज भी वहाँ पे इतने अवशेष हैं कि हम कई मानकों से कई उदाहरणों से परिचय दे सकते हैं। जैसे लाखा मंडल जी, लाखा मंडल में पांडवों के बहुत सारे अवशेष हैं। आज भी वहाँ पे धुंध ओडारी है, आज भी वहाँ पे लाक्षागृह जैसी घटनाओं के अवशेष देखे गए हैं। आज वहाँ पर वो गंगनानी पानी है। जब लाक्षागृह से बाहर निकलते हैं पांडव तो भूख प्यास से जब बिलखते हैं तो कहते हैं कि अर्जुन ने लाखा मंडल से तीर चलाया था और सामने गंगनानी में एक बिल्कुल श्वेत चट्टान, एक सूखे पत्थर के चट्टान से वहाँ से पानी निकाला था गंगा का, जबकि गंगा वहाँ से बहुत दूर है। आज भी वो चमत्कारी पानी है, जब भी उधर से कोई जाते हैं तो जरूर उसका आचमन करते हैं। और दूसरी बात, बिज्जू की बनी, जब पांडव बिल्कुल भूख से बिलख रहे थे तो उस बिज्जू की बनी बिल्कुल लाखा मंडल के सामने, बर्नी घाट बोलते हैं वहाँ के लिए, तो वहाँ उन्हें शिकार वगैरह किया था, वो भी है। दूसरी गौरा घाटी है वही लाखा मंडल के बगल में, वो भी पांडव से जोड़ा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा इष्ट और आराध्य देव श्री मासु देवता का मंदिर है वो भी पांडव निर्मित है। और पांडवों का वहाँ आना, ऐसा बोलते हैं 1 वर्ष का जो उनका गुप्तवास था, वो गुप्तवास उन्होंने जौनसार में बिताया। और गढ़ बहराट नामक जगह आज भी सुरक्षित है। उसके बगल में जो गांव है उसका नाम है गौथान। कहते हैं राजा विराट की गाय वहाँ बांधी जाती थी। और जब गुप्तवास के दौरान वो पकड़े गए पांडव तो वही वो जगह थी। हालांकि ऐसा फिर बाद में बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो उनको पंचांग दिखाया उसके अनुसार वो अपना 1 वर्ष पूरा कर चुके थे, लेकिन बहुत बड़ी घटना वहाँ ये हुई और वो जौनसार में है। तो इतने सारे पांडवों के जब वहाँ अवशेष आज भी हैं तो ऐसा वाकई बोलते हैं कि अब ये नहीं मालूम कि हम पांडवों के वंशज या पांडव हमारे वंशज है, लेकिन ये बात है जरूर कि पांडव वहाँ आए हैं। और मासु देवता का जो मंदिर है हमारा आज भी, वो भी पांडव निर्मित है। तो ये तो है कि, और दूसरा ये भी है कि पांडवों की जो युद्ध कला है, जो आक्रमण और प्रतिरक्षा का खेल है, जिसको हम लोग थोड़ा नृत्य बोलते हैं, तीरंदाजी का खेल, तो वो युद्ध कला है, बकायदा जंगाबाजी है। तलवार और ढाल लेके हम लोग नृत्य करते हैं जिसको जंगाबाजी बोलते हैं। वो भी अपना बचाव है, आक्रमण का खेल है। तो ये सब युद्ध कला के जो आयाम है हमने पांडव से सीखे हैं। पर होता है ये ढोल बिल्कुल, ढोल तो उत्साहवर्धन करता ही है। आपने अगर वो वाला पांडवों का वो भी देखा, महाभारत भी, जब तक रणसिंगा नहीं बजा, जब तक वो ढोल नहीं बजा, तब तक दोनों सेना कहाँ निकलती थी। तो ढोल तो हर जगह हमारा उत्साहवर्धन भी किया, चाहे वो ओजपूर्ण हो, वीरता का कार्य हो, या देवताओं की आराधना प्रार्थना हो, उनका भोग लगाना हो, उनको शब्द करना हो, उनकी पूजा, सब ढोल अग्रणी है। और ये अच्छी बात है कि ढोल हमारा राज्य का भी वाद्य यंत्र है जी। तो जैसे अभी हम पांडवों की बात कर रहे थे, और तो जौनसार के लोगों में या आम लोगों में भी ये मान्यता है कि जैसे द्रौपदी और पांडवों के संबंध थे, वो ऐसे ही संबंध आज भी रणसार में होते हैं, उसी प्रकार की शादी होती है।
इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे हैं, संयुक्त परिवार प्रथा हमारे यहाँ बिल्कुल रही है, और इसमें केवल इतनी सच्चाई है कि आज भी जौनसार बावर में दूल्हे का नाम नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, गढ़वाली में ब्योला बोलते हैं, दुल्हा बोलते हैं, हर समाज में दूल्हे का नाम होता है। जैसे हमारे यहाँ दुल्हन है तो उसका नाम जो जोल्टी है, जो जोल्टी दुल्हन का, लेकिन दूल्हे का कोई नाम नहीं। आपके प्रश्न का जवाब इससे मिल जाएगा कि दूल्हे का नाम इसलिए नहीं है कि हमारे जो शादी की रस्म थी वो किसी एक व्यक्ति के, एक भाई के साथ उसका गठजोड़ नहीं होता था। फिर तो ये हो जाता है कि ये इसकी घरवाली है और ये इसका पति है, तो जो पारिवारिक वर्गीकरण है वो थोड़ा फिर नाम से हो जाता है, जिसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। उस समय ये था कि बहू आ रही है, 4 भाई है, 4 हमने औरतें लाई, लेकिन जो उसका सम्मान है उसका ना पूजा पाठ का, केवल पूजा पाठ का, वो केवल बड़े भाई को अधिकार था। जी, और हम लोग सामूहिक परिवार में रहते थे। कृषि कार्य है जिसमें भेड़ वाला भाई अलग है, बकरी वाला अलग है, भैंस वाला अलग है, घराट पीसने वाला अलग है, खेत जोतने वाला अलग है। तो इतनों की पत्नियां अलग अलग, ये सब होने के बावजूद भी जो परिवार का मुखिया है, व्यवस्था सारी उसको करनी है। शादी की जो भी उसमें जितना भी संसाधन जोड़ने, ये अधिकार केवल बड़े भाई को है कि वो सबकी शादियां कराए, लेकिन पर्टिकुलर एक व्यक्ति को ये ना बांटे कि ये इस भाई की घरवाली है। अब लोगों ने किस चश्मे से, किस आंखों से, किस मानसिकता से जौनसार बावर को इसी बात को क्लियर करते हमारे 40 साल गुजर गए कि आप लोगों की, आप अपनी मानसिकता सुधारिए। हमारा जो संयुक्त परिवार है उसमें हम लोग आज भी एक चूल्हे का खाना खाते हैं। सब लोग उसी के एक छोटे से उसका छौंका लगाया, सब लोग वही खाते हैं। हम लोगों का जो जीवन है वो एक बहुत ही स्वच्छ वातावरण में हम लोग उसको जीते हैं। हम लोगों को ये कहा गया कि जौनसार में जादू टोना है, वहाँ जो है खाडू बना देते हैं, वहाँ जो है किसी को वशीकरण कर देते हैं। मैं इस बात को बोल रहा हूँ और सिरे से नकार रहा हूँ कि हम लोगों के यहाँ इतना अतिथि सत्कार था कि हमारी बेटी, हमारी बहू, वो आने वाले मेहमान के पैर धुलवाती थी गर्म पानी से। रोज शाम का ये रिवाज है कि जब शाम को घर में आएंगे तो गर्म पानी की परात में ले जा करके सबके गर्म पानी से पैर धुलवाएंगे। फिर चुल्लू का तेल है हमारे यहाँ अपना निकाला, उससे उसकी मालिश की जाती है। अब इतना आदर सत्कार अगर किसी ऐसे आदमी को मिल जाए तो वो तो वशीकरण हो गया कि यार ये तो क्या है या है। हमको तो कभी जो है हाथ धोने के लिए गर्म पानी नहीं मिला, और यहाँ नहाने के लिए भी, पैर धुलाने के लिए भी, और खाना तो हमारे यहाँ मतलब आदमी वहाँ पूरी ज़िंदगी भी बिता दे तब भी उसको ये ज़रूरत नहीं कि खाना नहीं मिलेगा, वो मेहमान ही रहेंगे। तो उस मेहमान नवाजगी का ये अर्थ था कि वहाँ जादू कर देते हैं, वो यही जादू था। आज भी एक बात और है हमारे पड़ोस में, बोलते हैं जो गया रवाई वो बन गया घर जवाई। अच्छा, ये इसकी भी तो बैकग्राउंड वही है। अरे जिसको जहाँ अच्छा लगेगा वो वहाँ तभी तो रहा। लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि वहाँ जो है हम लोगों ने 10 तंत्र करके, 10 मंत्र बोल के, 10 उससे झाड़ा लगा के उसको कोई ऐसे पंडित जी से वशीकरण कराया, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो हमारे क्षेत्र की खूबसूरती है, हमारे क्षेत्र का प्रेम देने का एक तरीका है जिससे लोग बाग वशीभूत हुए। और बहुत सारे लोगों ने उसका गलत अर्थ लगाया कि एक सुंदर बच्ची ने, सुंदर बेटी ने उसके पैर दबा दिए, पैर धुलवा दिए, तो वो मानसिकता उसके ऊपर है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि हमारे यहाँ जो है वो वाला जादू रहा हो जिसको लोगों ने सोचा होगा। तो ये हमारी, हम तो इसको अपनी विशेषता मानते हैं, अच्छा ही मानते हैं। तो जैसे आपने बोला कि संयुक्त परिवार है ना, ये केंद्र रहा है पूरी बातचीत का। तो परिवार संयुक्त होगा और एक स्त्री, इसे स्त्री प्रधान भी काफ़ी आपका समाज, तो उसमें अगर कोई दिक्कत होती है या कभी कोई स्त्री खुश नहीं है अपने ससुराल में, तो उसको कैसे वो आगे, मैंने सुना है कि हम लोगों को तब ताजुब हुआ जब लोगों की ये योजना हमारे यहाँ भी पहुंची कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी बचाओ, हमारे यहाँ तो उस कन्या को कितना आदर देते हैं। मतलब बेटी नाम से किसी की 5-6 बेटियां भी हो जाए तो तब भी कभी हताश हुई नहीं कि बेटी हो रही है। महिला को, स्त्री को वहाँ इतना सम्मान दिया गया, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई सा भी अपराध हो जाए और घर की मुख्य महिला
पंचायत में जा करके अपना जुर्म कबूल कर ले और क्षमा याचना करे, तो हत्या जैसे मुकदमे 2 मिनट में खत्म। और आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि माना उस सम्मान को किसने ठुकराया होगा। महिलाओं को आज भी हमारे यहाँ सम्मान का प्रतीक मानते हैं। जब कोई बहुत बड़ी शादी होती है, उसका जो भोज दिया जाता है, उसमें महिलाओं को अगर बुलाया तो उनके आवा भगत में बड़े बड़े लोग लग जाते हैं। उनको बैठाने के लिए आदर देना, एक एक चीज़ भोजन की बड़े सलीके से देना, बहुत हाथ जोड़ के आदर के साथ उनको, तो इतना सब कुछ महिलाओं का है आज भी वहाँ। और देखा जाए तो घर परिवार को जो संचालित करने वाली है वो गृहिणी है, महिला ही है। आज भी अगर जिस संयुक्त परिवार को बदनाम किया जा रहा है, उस संयुक्त परिवार को अगर आज भी मुट्ठी में है, वो आज भी मेरे जैसे परिवार 43 लोग एक परिवार में रहते हैं, तो ये हमारी परिवार की एक अच्छी परंपरा है कि हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में आज भी खड़े हैं। तो यदि कोई स्त्री खुश नहीं है ससुराल में और उसने खींच काट दी, तो उसके बाद समाज का उसकी तरफ कैसा व्यवहार? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका सम्मान में लेश मात्र भी कमी नहीं आएगी और ये उसको अलग से सम्मान दिया जाएगा कि वो एक गलत जगह रह करके भी इतने दिन काटे उसने। अच्छा। हाँ, और उसके बाद वो स्वतंत्र है बिल्कुल। उसके ऊपर कोई समाज का कोई भार नहीं है और समाज के नज़रों में वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये वहाँ से छोड़ के आई तो पता नहीं कुछ अवगुण रहे होंगे। उसको समाज में पूरे वरीयता के साथ जहाँ आना जाना उठना बैठना उसका बिल्कुल सम्मान रूप से उसको वही आदर दिया जाएगा। ये है, अच्छा है। और जैसे अगर मैंने सुना है कि हम लोग की शादी को, जैसे जो आम शादियां होती हैं उन्हें आप उल्टी शादी बोला जाता है कि इंसान, आपके यहाँ से उल्टी शादियां, इसको आप थोड़ा ये हमारे यहाँ यही है ना। देखो, जो आपने इससे पहले प्रश्न करा था उसका शायद इससे भी बल मिलेगा कि जो बेटी हमारे यहाँ सुलटी शादी जब हुई थी तो घर तो बेटी छोड़ रही है ना, सहयोग तो बेटी को मिलना चाहिए ना। अब बेटा मानो आया और वो लड़की को ले गया तो कष्ट तो ज़्यादा उस परिवार को हुआ जहाँ से वो कन्या निकली है। आप थोड़ा सा सोचिए इस बात को। मेरे हिसाब से ऐसा कोई इससे बढ़ के कोई दान नहीं है कन्यादान से ऊपर। जब बाप कन्या को दान करता है, आप उसके नेत्रों से पूछिए, उनके आंसुओं से पूछिए, भाई के आंसुओं से पूछिए कि बेटी को अपने दरवाजे से विदा करते समय उसके ऊपर क्या गुजरती है। उस बेटी को ले जाने के बाद वहाँ क्या दिक्कतें आती है, इसकी क्या श्योरिटी है। लेकिन हमारी जो सुलटी शादी, हम इसी को मानते हैं कि हम उस बेटी को एक परिवार की बेटी नहीं मानते, वो हमारे पूरे गांव की बेटी है, पूरे गांव की बहन है। और हम उस शादी में, पहले तो शादी होने से पहले हमारा समाज, हमारे वो गांव के लोग पूरी तहकीकात करेंगे जहाँ वो जा रही है, आस पड़ोस पूरा गांव, कि यहाँ इसको काम करना पड़ेगा, क्या यहाँ घास पर्याप्त है, अगर वो गाय भैंस पालती है, क्या ये रोज पानी लाएगी तो पानी नज़दीक है। अब तो पाइपलाइनें बन गई, पहले तो कूल से पानी आता था, मट्टी खोद के पानी आता था। तो ये खाना बनाएगी तो जंगल पास है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जब वो देखते थे कि इसका जीवन बढ़िया है, तब उसको वहाँ भी आते थे। और भी आने के साथ पूरा गांव जाता था, सब जितने महिलाएं नहीं जाती थी, बच्चे बूढ़े जवान सब जाते थे। और उस दिन उसका पूरा गांव परिवार देख के आते थे। मतलब दुल्हन बारात लेके जाएगी? हाँ, दुल्हन के साथ सब वो बाराती बन के जाते थे। और उसके बावजूद भी अगर वहाँ कुछ बाद में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वही लोग वहाँ जा करके, लड़की कुछ नहीं बोलेगी, वो तो केवल बोल देगी कि मेरे साथ ये दिक्कतें हो रही है, पहले ये थी नहीं अब हो रही है। तो गांव के लोग पंच बन के जाएंगे और समाज के लोग बैठ के एक रात में उसको वहाँ से खींच काट देंगे। बहू ये वहाँ से उस परिवार से वापस आ जाएगी अपने माँ बाप के घर, वो पूरा जीवन जीने के लिए फिर स्वतंत्र है। इतनी सारी बातें हमने करी पहाड़ी समाज के आसपास, तो आपको क्या लगता है कि पहाड़ी समाज की सबसे अच्छी बात और आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हाँ, पहाड़ी समाज की सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि हम लोग आज साधन संपन्न जैसे ही हुए, हम लोगों ने अपनी वो दूध मुई बोली, अपना वो गांव का आंगन और अपने उन बुजुर्गों का वो छत जिसके नीचे हम बहुत सुरक्षित थे, उसको छोड़ के हम लोगों ने गांव के तरफ रुख किया है। और ये बिल्कुल ये सबको आज एहसास, आज नहीं तो कल हो जाएगा कि बाजार में सारी वो चीज़ें हैं जो बेची और खरीदी जाती है। और गांव का जो माहौल है वो आज भी पूरी ज़िंदगी भर अच्छे से हम लोग जी लें, ये
मानवीय मूल्यों को सिखाता है। तो मेरा ये मानना था, ये मेरा कहना था कि गांव में आप संसाधन जुटाएं, नौकरी पेशे के लिए आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, व्यवसाय के लिए आप खूब तरक्की करें, भाषाएं आप 10-50 सीख लीजिए, अपना रहन सहन आप ऊंचे स्तर का रख लीजिए, लेकिन आपके पाँव गांव में टिकने चाहिए। इतना दूर मत जाइए कि जहाँ से आपको गांव ना दिखे, अपने माँ बाप ना दिखे, अपने गांव का इष्ट देवता ना दिखे, और ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ और हमारे मुस्कुराते हुए फल फूल ना दिखे। एक ये एक है जो गांव में आजकल लोग निहार रहे हैं कि हमारे वो होनहार कब वापस आए जिनको हमने काबिल घोषित किया था। जी। अंतिम में इसको आप संदेश कह लीजिए, या एक ऐसा सपना जो आप चाहते हैं कि आज का हर पहाड़ी युवा देखे, कि बच्चों के मन में ये भाव होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि इस दिशा में ऐसे सपने बच्चे देखें अपने। जो माँ बाप है ना, वो बच्चों को बुढ़ापे में कुछ नहीं चाहते, उनसे पैसा नहीं शायद उनको ज़्यादा चाहिए, उनको अच्छी मतलब ये गहने या सोना या मतलब भौतिक चीज़ें उनको नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की तरक्की के साथ साथ अपने बच्चों को भी देखें, अपने नाती छोटे छोटे वंश आगे चढ़ाने वाले उन लोगों को भी देखें। और अगर उनकी मूल तरक्की देखी जाए तो वो गांव में होनी चाहिए, हॉस्पिटल अच्छा गांव में होना चाहिए। उन्होंने इसलिए अपने बच्चे वहाँ से शहर के तरफ रुख किए कि वहाँ अच्छा स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, इसलिए आई कि अच्छी पढ़ाई नहीं है। तो होना ये चाहिए कि आप अगर आपके अंदर काबिलियत है तो वहाँ अच्छे स्कूल खोलिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए, और आधुनिक खेती है, आधुनिक व्यवसाय है। मतलब आज तो कितना है बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पूरा पर्यटक जो है पहाड़ पे आ रहा है। अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक बात और बोल दीजिए, और नहीं है कुछ तो घाम तापने आ जाओ, क्योंकि वो जो धूप है वो धूपिया जो है उसमें कुछ तो बात है। तो आना चाहिए वापस। बस संदेश यही है कि आप जहाँ भी रहें लेकिन गांव के तरफ, पहाड़ों के तरफ रुख जारी रखना, आना जाना जारी रहे। इतने ज्ञानप्रद प्रसंगों को और इस पूरी वार्तालाप को यदि मैं कुछ शब्दों में बांधने का प्रयास करूं तो वो तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने जितना पढ़ा है चीज़ों के बारे में, जितना जाना है, उससे काफ़ी कुछ मैंने आज भारती जी के साथ बैठकर जाना, और काफ़ी कुछ जानना बाकी है। इनके साथ एक दिन या कुछ घंटे तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि जिन जिन बातों पे हमने बात करी, जिन जिन विषयों पर हमने बात करी, पता लगा कि इनमें तो और भी है जानने के लिए। जैसे एक प्याज होता है ना, उसमें बहुत सारी परतें होती हैं, उसी तरह बातें खुलती गई और होती गई। तो मैं सबसे पहले तो नंदलाल भारती जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और आपने हमें समय दिया। हम बच्चे हैं, सीख रहे हैं, और शायद आप जैसे लोगों से ही सीख पाएंगे। बसंती देवी जी को आप जानते होंगे, बसंती देवी बिष्ट। जब मेरी उनके साथ बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझे एक बार बोली थी कि बेटा सरी तो सैरो चल गई, बस पूछड़ी रही है, अगर तुम पकड़ सकती तो पकड़ ले। तो हम वही प्रयास करना चाहिए कि हमसे वो चीज़ हो पाए, और शायद आप जैसे लोगों के साथ बैठ के ही हम कुछ सीख पाए। तो बहुत चलिए, आपकी जिज्ञासा के लिए प्रणाम, आपके पूरे सहयोगियों को भी मेरा नमस्कार। अच्छा लगा।